दोस्तों नमस्कार। जीएस मंथन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाई है जीएस पॉइंटर की, घटना चक्र के जीएस पॉइंटर की, और जिसमें हम भारतीय इतिहास वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन को। और कल हमने जो वीडियो डाला था उसमें क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर वाला टॉपिक को कवर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो गवर्नर जनरल और वाइसराय रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सही कथन है, यह सही कथन है। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये सभी सही कथन है जितने भी दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य कथन है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। पहला गवर्नर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। देखिए, तीनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी सभी को पता होता है ये बात, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, सिर्फ गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव था पहला, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और गवर्नर क्लाइव। पहले सी आएगा रॉबर्ट क्लाइव, फिर एच आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक बना। ठीक है, पहले क्लाइव, फिर हेस्टिंग्स, फिर उसके बाद बेंटिंक। तो इस तरह से CHB याद रख सकते हैं, CHB करके। देखते हैं, घटनाओं के घटित होने का कालक्रम क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। क्लाइव का पुनः आगमन हुआ 3 मई 1765 को। 3 मई 1765 को। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि। वॉरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना 1764 में। 1764 में, माफ़ कीजिएगा, 1774 में ये हेस्टिंग्स जो थे ये गवर्नर जनरल बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राजा चेत सिंह ने किया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। कथन और कारण दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण दिया हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं दोस्तों, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी पहले हमने देखा, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस अलग हटके
इसको पूछ लिया गया है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर कौन था पहला? तो क्लाइव था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। अगले देख लेते हैं, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये भी वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला गया था, तो हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। सुमेलित करना है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764। सहायक संधि 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कब किया गया था? 1833 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, ये 1813 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन की स्थापना दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ये कौन था? कॉर्नवालिस। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है दरोगा को। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में शायद। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो अंग्रेज तथा बाजीराव टू के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले हैदराबाद ने की थी, उसके बाद मैसूर ने की थी, फिर अवध ने की थी, फिर सिंधिया ने की थी। ये चार ऑप्शन में दिए होंगे। वेलेस्ली के साथ सहायक संधि सबसे पहले किसने दी, उसके बाद किसने की, उसके बाद किसने की? हैदराबाद ने पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया। नेक्स्ट देखते हैं, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी सुगौली की संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अवध का नवाब था दोस्तों, सहायक संधि पर सबसे पहला स्वीकार करने वाला। नोट दिया है, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर कौन होगा? हैदराबाद। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? हैदराबाद होगा। लेकिन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछे तो अवध का नवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला देखते हैं, उस समय पर नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई, लॉर्ड वेलेस्ली ने। आंग्ल नेपाल युद्ध के जिसके शासनकाल में हुआ था, तो वो कौन था? हेस्टिंग्स था। आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? हेस्टिंग्स से।
दोस्तों ये आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, कर्नाटक, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे कब? 1820 से 1827 ईस्वी तक। अगला देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में से संबंध है, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठगों के दमन से संबंधित कैप्टन स्लीमैन को देखा जाता है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा। अगला देखते हैं, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर समाप्त की गई थी कब? पूछ रहा 1789 ईस्वी में। और विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर समाप्त की गई थी 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था कब? 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कब? कुप्रशासन के कारण हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। सही सुमेलित है। 1849 एक बार पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय हुआ था और 1855 में करौली का विलय हुआ था। दोस्तों ये डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत जो अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए, विलय की गए प्रदेश थे उस टाइम के, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1848 में सतारा का विलय हुआ था, उसके बाद 1849 में पंजाब का विलय हुआ था, उसके बाद 1855 में करौली का विलय हुआ था, उसके बाद 1856 में अवध का विलय हुआ था। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, पहले किसका हुआ था उसके बाद किसका हुआ था। तो इन चारों में सबसे पहले ये 48 सतारा का हुआ था, फिर 49 पंजाब का, 55 में करौली का और 56 में अवध का विलय हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब? 1850 में। तो ये कब हुआ था इन सभी का विलय, ये आप सबको याद रख सकते हैं। जैसे कि सतारा का 1848 में, ऊपर क्वेश्चन में देखा था हमने, सतारा का 1848 में, जैतपुर का 1849 में, बगात का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में तथा करौली का 1855 में। इसको चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में कहीं भी लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो डलहौजी, इसको तो सबको पता ही होगा। जेम्स एंड्रूज रैमजे, रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये डलहौजी का वास्तविक नाम कभी अगर पूछ लिया जाए तो ये था एंड्रूज रैमजे, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम, तो ये देखो कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। सतारा, संबलपुर, झांसी, सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। तो सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब? 1843 ईस्वी में, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था दोस्तों? तो ये जेम्स आउटरम था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कब चली थी? 1853 में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो बम्बई और ठाणे के मध्य हुआ था और 1853 ईस्वी में हुआ था, ये पहली लाइन शुरू हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। अब ये रेल यात्रा से संबंधित एक प्रश्न है, वह कंपनी पूछ रहा है जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो कंपनी का नाम क्या था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला देखते हैं, भारतीय
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ये किसके समय पे हुआ था भैया? लॉर्ड डफरिन के समय पे। अगला देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किसके किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। तो किसने सुनाया था ये? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया 1858 में। जब 1857 की क्रांति के बाद अगला देखते हैं दोस्तों, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था किसने? 1858 ईस्वी की सामरख्य की घोषणा ने। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामरख्य नियुक्त किया गया था कब? 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ये एलन ने किया था दास प्रथा को समाप्त दोस्तों। एलन दास प्रथा, याद रखिएगा, दास प्रथा एलन। अगला देखते हैं, सही सुमेलित युग्म है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था इन्होंने, हड़प नीति जिसको बोलते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के क्रांति के समय थे। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और विलियम बेंटिक की बात करें तो 1829 में ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। अगला देखते हैं दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। परमानेंट सेटलमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया था 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित है सर जॉन शॉर, निष्क्रियता का सिद्धांत। लॉर्ड एलनबरो, ये सिंध का विलय किया था इसने, लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। सही सुमेलित है डलहौजी अवध का विलीनीकरण। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी डफर ने। विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना चार्टर एक्ट के द्वारा। और लॉर्ड लिटल द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना से संबंधित है। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के एथेंस संधि की बातचीत थी चार्ल्स मैटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो जॉन लॉरेंस। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? प्रथम जनगणना मेयो के टाइम पर हुई थी। अगला देखते हैं, वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण घूमने गए थे दंडनीय अपराधी द्वारा कर दी गई थी। मेयो की हत्या कर दी गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल में।
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। किसके कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी किसको माना जाता है? रिपन को माना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।